Okay, mental health and psychopathology 2, week 13, class 1. अब आते हैं प्रेवलेंस ऑफ कन्वर्जेंट डिसऑर्डर की। ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट मीन टेम्परेरी, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सिम्टम्स नहीं होते। कन्वर्जेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जो ट्रांजिएंट कन्वर्जेंट सिम्टम्स होते हैं, वो काफ़ी कॉमन होते हैं इंडिविजुअल में, बट जो प्रिसाइज प्रेवलेंस है इस डिसऑर्डर के वो बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी अननोन है, ठीक है, उसकी कोई स्टेटिस्टिकल इस तरह नहीं है। दिस इज पार्टली बिकॉज जो डायग्नोसिस है वो रिक्वायर्स असेसमेंट इन सेकेंडरी केयर, ठीक है, लाइक घरों में जहाँ पे जो है ना वो आ रही होती है, एंड वेयर इट इज फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ रेफरल टू न्यूरोलॉजिकल, और 5% अप्रोक्सीमेटली जो इनकी रेशो आई है वो न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक्स में आई है, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ इंडिविजुअल जो कि परसिस्टेंट कन्वर्जेंस सिम्टम्स के साथ होते हैं वो तकरीबन एस्टिमेट की गए है 2/5 पर 1 लाख पीपल, मतलब 2 से 5 लोग जो है पर 1 लाख वो पर ईयर अफेक्ट होते हैं कन्वर्जन सिम्टम्स से। अब रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में क्या है? रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में माल एडेप्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं जो कि कॉमनली एसोसिएट करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ। माल एडेप्टिव मतलब डिस्टॉर्टेड टाइप पर्सनैलिटी जो होती है, जिस तरह न्यूरोटिज्म वगैरह होते हैं, और अगर साइकोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रिप्रेस्ड मेमोरीज जो होती हैं, तो ये क्या करती है, ये बेसिकली प्रोन करती है इंडिविजुअल को टूवर्ड्स कन्वर्जन डिसऑर्डर। एनवायरमेंटल में क्या है? एनवायरमेंटल देयर में बी हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, ठीक है। चाइल्डहुड एब्यूज वेदर फिजिकल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एंड जो नेग्लेक्ट है पेरेंट्स की तरफ से, केयर गियर की तरफ से, तो ये चीज बेसिकली इंसान को प्रोन कर सकती है टूवर्ड्स कन्वर्जन डिसऑर्डर। जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स है वो ऑफन बट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स कैन प्रोन इंडिविजुअल टूवर्ड्स कन्वर्जन डिसऑर्डर। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में अगर हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो सिमिलर सिम्टम्स कॉज कर सकती है, और ये एक रिस्क फैक्टर बन सकती है किस चीज़ के लिए? नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स के, और फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को एपिलेप्सी है, मिर्गी की बीमारी, तो उसमें उस इंसान में नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स भी कॉमन हो सकते हैं। नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स कौन से होते हैं? जो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में होती हैं, ठीक है। ये सब आप लोग जो है ना उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह इंटर्नशिप में, ये डिफरेंशिएशन और एक्स्ट्रा नॉलेज और एपिलेप्सी इन बिटवीन, डिफरेंशिएशन बिटवीन एपिलेप्सी एंड नॉन एपिलेप्टिक फिट्स। और लेकिन अब पॉइंट वही है दैट हॉस्पिटल, क्या आप लोगों को हॉस्पिटल अलाउ करेंगे इंटर्नशिप्स के लिए या नहीं? तो अगर हॉस्पिटल अलाउ करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर हॉस्पिटल अलाउ नहीं करते तो हम फिर क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी में जो है ना इंटर्नशिप क्लास लेंगे, लेकिन उसमें जो है ना आप लोग को जो है ना डिफरेंट केस स्टडीज आप लोग को होमवर्क वीकली बेस दी जाएगी, जिसमें आपने डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करना होगा कि किस बेस पे ये केस स्टडी डिप्रेशन की बन रही है, किस बेस पे ये केस स्टडी सोशल फोबिया की बन रही है, किस बेस पे ये केस स्टडी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की बन रही है। तो इस तरह आप लोगों ने फिर क्या करना होगा? अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि दैट आप लोगों को जाके उसका पता लगे। इसके साथ साथ हम वो भी करेंगे इंटर्न ड्यूरिंग, लाइक हम हिस्ट्री टेकिंग कैसे करेंगे, ठीक है, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, वो सारी चीज़ें जो है ना हम ड्यूरिंग इंटर्नशिप क्लास परफॉर्म करेंगे। अच्छा, फंक्शनल कंसिक्वेंसेस कन्वर्जन डिसऑर्डर के क्या आ सकते हैं? इंडिविजुअल जो कन्वर्जन सिम्टम्स के साथ होते हैं उसकी सब्सटेंशियल डिसेबिलिटी होती है, मे हैव सब्सटेंशियल डिसेबिलिटी, ठीक है। जिन लोगों की, जो लोग कन्वर्जन सिम्टम्स के सफर कर रहे होते हैं उनकी, दे मे हैव डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ, जिस तरह मैंने आप लोगों को पैरालिसिस ऑफ द लिम्स का कहा है, या वीकनेस ऑफ द लिम्स, वो फीट के भी हो सकते हैं, ये वो आर्म्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिसेबिलिटी कॉमन हो सकती है कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ, और जो सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी है
वो सिमिलर हो सकती है किस चीज़ के साथ, टू डेट एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल विद कंपेरेबल मेडिकल डिजीज। और जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ जो डिसेबिलिटी की सिवियरिटी आ रही हो, वो बिल्कुल उसी तरह इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि किसी मेडिकल डिजीज की वजह से जो डिसेबिलिटी आ रही है। लेकिन कन्वर्जन डिसऑर्डर में ये है कि साइकोलॉजिकल इशू को रिजॉल्व करने के बाद वो प्रॉब्लम जाके सॉल्व हो जाती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। The main differential diagnosis is neurological disease that might better explain the symptoms. जो main differential diagnosis हमारे पास यहाँ पे है, जो कि हमने करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कन्वर्जेंट डिसऑर्डर को, वो करना है न्यूरोलॉजिकल डिजीज से। और ये कैसे हम करेंगे? आफ्टर अ थॉरो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज cause for the symptoms is rarely found and follow up। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज को जाके लाइक रूल आउट कर सकते हैं जो कि उस सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ये रेयरली होता है, रेयरली मेडिकल कंडीशन सामने आ जाती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, कन्वर्जन के सिम्टम्स ही होते हैं। हाउएवर रीअसेसमेंट में भी रिक्वायर्ड, रीअसेसमेंट भी जो है रिक्वायर्ड होती है इफ जो सिम्टम्स है वो अपेयर हो टू बी प्रोग्रेसिव। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर वो को एग्जिस्ट हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज के साथ। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में भी डायग्नोज इन एडिशन टू सोमैटिक डिसऑर्डर। दोनों डिसऑर्डर को एट अ टाइम हम डायग्नोज कर सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सिम्टम्स है वो मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सिम्टम्स इन जो कि इनकाउंटर हो रहे हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में, वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होते किस चीज़ के साथ, विद पैथोफिजियोलॉजी की, मतलब मैचिंग नहीं होती किस चीज़ के साथ, पैथोफिजियोलॉजी की, मतलब एबनॉर्मेलिटी के साथ। वेयर एज इन कन्वर्जेंट डिसऑर्डर जो मिसमैच है, इनकैपेबिलिटी है, वो इज रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस। ठीक है, लाइक सिम्टम्स जो है वो आ रही होती है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में, लेकिन उसमें जो है ना क्या हो रहा होता है, उन सिम्टम्स को एग्जेजरेट कर रहे होते हैं वो इंडिविजुअल टू फैटल डिजीजेज। और यहाँ कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में क्या है, जो इनकम्पेटिबिलिटी है, वो मिसमैच जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द डायग्नोसिस, क्योंकि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स है वो मेनली साइकोलॉजिकल बेसिस होते हैं, नॉट मेडिकल बेसिस। द एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स characterizing somatic symptom disorder are often absent in कन्वर्जेंट डिसऑर्डर। जो एक्सेसिव थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं और बिहेवियर होती है, मतलब वो एक्सेसिव वरी एंड एंजाइटी जो होती है रिलेटेड टू सोमैटिक सिम्टम्स, वो कन्वर्जन में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी कॉमन होते हैं इन इंडिविजुअल विद कन्वर्जेंट डिसऑर्डर। ठीक है, इन बोथ कन्वर्जेंट डिसऑर्डर एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर प्रेजेंट। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, दोनों डायग्नोसिस एट अ टाइम दे सकते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इंडिविजुअल विद बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आर एक्सेसिवली कंसर्न किस चीज के साथ, अबाउट अ परसीव्ड डिफेक्ट इन देयर फिजिकल फीचर। ठीक है, जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेसिव कंसर्न होते हैं किस चीज के साथ, अबाउट द परसीव्ड डिफेक्ट्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन देयर फिजिकल फीचर। बट वो हमेशा कंप्लेन नहीं करती किस चीज़ की, सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग की, जो कि उनके उस पार्ट को अफेक्ट कर रही हो। अच्छा, इसके बाद आते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर एंड मेलेंग्रे। जो डायग्नोसिस ऑफ कन्वर्जेंट डिसऑर्डर है वो रिक्वायर्ड नहीं करती किस चीज़ को, उस जजमेंट को जिसमें सिम्टम्स को इन सॉरी आर नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस, क्योंकि फैक्टिशियस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो सिम्टम्स को इंटेंशनली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बिकॉज असेसमेंट ऑफ कॉन्शियस अटेंशन इज अनरिलायबल, क्योंकि इसमें जो कॉन्शियस अटेंशन के साथ एक काम करना होता है वो फैक्टिशियस में प्रेजेंट होता है, जो कि एब्सेंट होता है किस चीज में, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में। However, definite evidence of feeling, for example, clear evidence that loss of function is present during the examination but not at home, ठीक है, would suggest a diagnosis of factitious disorder if the individual appear if the
individual's apparent aim is to assume the sick role or malingering. उसका क्या रोल होता है? लाइक ये जो इंटेंशनली अपने आप को बीमार कर रहा होता है, लाइक एविडेंस ऑफ फीलिंग होती है दैट डॉक्टर के पास क्लियर एविडेंस होता है या फैमिली वालों के साथ के जो लॉस ऑफ फंक्शनिंग है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बट नॉट एट होम, घर में वो बिल्कुल सही सलामत होता है। तो ये सजेस्ट करती है किस चीज को? डायग्नोसिस ऑफ फैक्टिशियस डिसऑर्डर को, क्योंकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो टोटली अनकॉन्शियस बेस्ड होते हैं और फैक्टिशियस में जो है ना कॉन्शियस बेस्ड होते हैं, ठीक है। और ये सिम्टम्स इंडिविजुअल क्यों, उनका एम क्या होता है कि वो जाके सिक रोल को एज्यूम करे। और मेलेंगरिंग इफ द एम इज टू ऑब्टेन एन इंसेंटिव सच एज मनी। और मेलेंगरिंग में क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह फौजी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बीमार करते हैं जब इस तरह कोई जंग वगैरह हो या कोई, तो छुट्टी ले लेते हैं उस जंग से बचने के लिए, दैट अपने आप को जाके बीमार कर लेते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, episodic neurological symptoms, for example, parestasias and tremors, वो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में भी अगर हो सकते हैं एंड पैनिक अटैक्स में भी अगर हो सकते हैं। पेरिस्टेसिस जो है जो वो था शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह। इन पैनिक अटैक जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो टिपिकल टेम्परेरी होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं और एक्यूटली एपिसोडिक होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक कार्डियो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ठीक है। पैनिक अटैक में जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो टिपिकली टेम्परेरी होते हैं और एक्यूटली एपिसोडिक होते हैं, एपिसोड फॉर्म में होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक कार्डियो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ। जो लॉस ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है, विद एमनेसिया फॉर द अटैक, ठीक है। एंड जो वाइल्ड लिम्ब मूवमेंट्स है अगर इन नॉन एपिलेटिक में, वो जो है पैनिक अटैक्स में क्या है, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं पैनिक डिसऑर्डर को कन्वर्जेंस से। अब है कमोर्बिडिटी, एंजाइटी डिसऑर्डर स्पेशली पैनिक डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉमनली को अकर हो सकते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ। जो सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर है वो भी को अकर हो सकता है सोमैटिक सिम्टम कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ। इस तरह साइकोसिस हो गए है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया या अल्कोहल मिसयूज हो गया है, वो अनकॉमन है। साइकोसिस, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड अल्कोहल मिसयूज। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो कॉमन है इंडिविजुअल में विद कन्वर्जन डिसऑर्डर देन इन द जनरल पॉपुलेशन। और जो न्यूरोलॉजिकल और अदर मेडिकल कंडीशन है वो कॉमनली को एग्जिस्ट करती है कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ एज वेल। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। सबको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर, क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद आते हैं लास्ट डिसऑर्डर है इस चैप्टर का, फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस सिम्टम्स, एक होता है इम्पोज करना अपने ऊपर और एक इम्पोज करना दूसरे के ऊपर, इम्पोज ऑन सेल्फ और इम्पोज ऑन अदर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन मतलब क्या है? फाल्सिफिकेशन फॉल्स। सर गलत तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है। फाल्सिफिकेशन गलत तरीके से प्रेजेंट करना है एक चीज को। तो फाल्सिफिकेशन ऑफ फिजिकल or psychological signs or symptoms or induction of injury or disease associated with identified deception। deception किसे कहते हैं? धोखे को कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में तो ये है कि ये फॉल्सली प्रेजेंट कर रहे होते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स को। और इसमें इवन ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं कि अपने आप को इंजर्ड कर सकते हैं या किसी चीज के थ्रू जो है ना अपने आप को बीमार करवा सकते हैं, जो कि आइडेंटिफाई होता है क्लियरली किस चीज के साथ? डिसेप्शन के साथ। फॉल्स या इंटेंशनली इन्होंने जो है ना वो सारी चीजें खुद की होती है, लाइक गंदी इंजेक्शंस लगवाना जिसकी वजह से स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, या इस तरह गोलियां खाना जिसकी वजह से डायरिया या लूज मोशन स्टार्ट हो जाती है या कोई और सीरियस इलनेस स्टार्ट हो जाती है। जो इंडिविजुअल होता है वो प्रेजेंट करता है अपने आप को हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अदर एज वेल एज इल
impaired और injured। जो इंडिविजुअल फैक्टिशियस डिसऑर्डर से सफ़र होता है वो अपने आप को इल प्रेजेंट कर रहा होता है, इम्पेयर्ड प्रेजेंट कर रहा होता है कि उसकी लाइफ की एरियाज जो है वो जाके इम्पेयर हुई होती है, और इंजर्ड प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जो डिसेप्टिव बिहेवियर है दो का ही हो गया है ना, फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइन सिम्टम्स को प्रेजेंट कर, दो का ही हो गया। तो वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी जो है ना वो बिहेवियर प्रेजेंट होती है। तो मतलब ये है जिस तरह मेलेंगरिंग में जो है ना इसी तरह बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो बिहेवियर एक खास रिवॉर्ड के लिए कर रहा होता है, लेकिन फैक्टिशियस में इस तरह कोई खास रिवॉर्ड के लिए ये सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते। इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस रिवॉर्ड ये सिम्टम्स जाके एब्सेंट होते हैं, सॉरी ये एब्सेंट इन ये सिम्टम्स जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी जाके प्रेजेंट होते हैं। द बिहेवियर इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर सच एज डिल्यूजनल डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें स्पेसिफाइड सिर्फ एक है, इसमें सिंगल एपिसोड जो कि रिपीटेड एपिसोड्स के साथ आ रहे होते हैं, टू और मोर इवेंट्स ऑफ falsification और इलनेस और इंडक्शन ऑफ इंजरी। अगर ये हो टू और मोर इवेंट falsification को हुए हो तो फिर जाके हम ये स्पेसिफाइड देंगे। फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज ऑन अनदर, ये सेम है बिल्कुल उसकी तरह। falsification ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल साइन और सिम्टम्स और इंडक्शन ऑफ इंजरी और डिजीज इन अनदर एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइड डिसेप्शन। ठीक है, इसमें जो है ना अपने आप के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जो है ना ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हो। जो इंडिविजुअल प्रेजेंट करता है अनदर इंडिविजुअल को, दूसरे लोगों को, दैट वो क्या है बीमार है, उसके फंक्शंस जो है वो इम्पेयर्ड हुए हैं और वो क्या है इंजर्ड है। जो डिसेप्टिव बिहेवियर है वो इवन एविडेंट है किस चीज की, इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिए जो परपिट्रेटर है जो कह रहा है कि इस इंडिविजुअल को ये चीजें है, इल है, इम्पेयर्ड है या इंजर्ड है, तो बेसिकली ये डायग्नोसिस उसे मिलेगी, उस विक्टिम को नहीं जिसके बारे में वो कह रहा है कि वो बीमार है या इम्पेयर्ड है उसके फंक्शन या इंजर्ड है। ठीक है, the deceptive behavior is evident even in the absence of obvious external reward, and the behavior is not better explained by another mental disorder। समझ आई है दोनों क्राइटेरिया की फैक्टिशियस की? जी Yes. सर। अच्छा, स्पेसिफाई जो है वही स्पेसिफाई है टू और मोर इवेंट्स ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ इलनेस एंड और इंडक्शन ऑफ इंजरी। अब एसोसिएटेड फीचर्स क्या है? इंडिविजुअल जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर के साथ होते हैं जो कि इम्पोज करते हैं ऑन सेल्फ और इम्पोज करते हैं ऑन अनदर, वो एट रिस्क ऑफ वो रिस्क एट रिस्क होते हैं किस चीज़ के? फॉर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के और फंक्शनल इम्पेयरमेंट के, जो कि उसकी वजह से कॉज होती है बाय हार्मिंग देम सेल्फ और या हार्मिंग अदर्स। फैमिली, फ्रेंड्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर आल्सो ऑफन एडवर्सली अफेक्टेड बाय देयर बिहेवियर। जो फैमिली, फ्रेंड्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो भी उनके बिहेवियर की वजह से काफ़ी एडवर्सली नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है उसकी सिमिलरिटीज है किस चीज़ के साथ? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, क्योंकि उसमें भी जो है ना हीरोइन वगैरह इंजेक्ट करते हैं, स्किन वो प्रॉब्लम हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर के साथ सिमिलरिटी है क्योंकि ये बिंज ईटिंग जिस तरह कुछ खा लेते हैं फिर मुंह में उंगलियां दे के जो है ना दोबारा वोमिट करते हैं। ठीक है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हो गए हैं, पीडोफिलिक डिसऑर्डर हो गए हैं, एंड सम अदर एस्टेब्लिश्ड डिसऑर्डर रिलेटेड टू both the persistence of the behavior and the intentional efforts to conceal the disorder behavior to deception। ठीक है, तो factitious disorder इन सब्सटेंस के साथ जो है इन मेंटल डिसऑर्डर के साथ काफ़ी रिजेंबल करता है। ठीक है, किस लिहाज से? परसिस्टेंट ऑफ द बिहेवियर के लिहाज से, कंटिन्यूएशन ऑफ द बिहेवियर, एंड उनकी जो इंटेंशनल एफर्ट होते हैं कि वो जाके कंसील कर सके किस चीज़ को? द डिसऑर्डर बिहेवियर थ्रू डिसेप्शन के साथ। डिसेप्शन क्या है? फॉल्सिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, प्रेवलेंस इनकी जो है वो अननोन है बिकॉज जो रोल ऑफ डिसेप्शन है वो जो है काफ़ी अननोन है। लाइक उसके रिजल्ट्स या कंसिक्वेंसेस आपको पता नहीं लगता कि वेदर ये इंसान जो
प्रेजेंट कर रहा है वो रियल है या नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अननोन है रिलेटेड टू देम। बट जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में पॉपुलेशन जो एस्टिमेट की गई है फैक्टिशियस डिसऑर्डर के रिलेटेड, वो तकरीबन 1% इंडिविजुअल काउंट की गए हैं जो कि प्रेजेंट कर रहे थे फुल क्राइटेरिया को फॉर फैक्टिशियस डिसऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में जो है एक्सेसिव अटेंशन और ट्रीटमेंट सीकिंग होती है फॉर परसीव मेडिकल कंसर्न। ठीक है, उसमें जो है ना सिम्पटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और एक्सेसिव अटेंशन एंड ट्रीटमेंट सीकिंग की ज़रूरत होती है उस मेडिकल कंसर्न के लिए। बट उसमें कोई एविडेंस ये नहीं होता कि इंडिविजुअल फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या बिहेविंग डिसेप्टिवली, जो कि फैक्टिशियस डिसऑर्डर का हिस्सा है। मेलेंग्रिंग को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर से? बाय द इंटेंशनल रिपोर्टिंग ऑफ सिम्पटम्स फॉर पर्सनल गेन। दोनों में इंटेंशनल रिपोर्टिंग है, लेकिन मेलेंग्रिंग में क्या है? पर्सनल गेन है। फॉर एग्जांपल मनी, टाइम ऑफ वर्क एक्सेट्रा। इन कंट्रास्ट जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर की जो डायग्नोसिस है उसमें रिक्वायर्ड होती है क्या चीज? एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस रिवॉर्ड। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर से हम कैसे करते हैं? कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज करते हैं बाय न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स जो कि इनकंसिस्टेंट होती है किस चीज के साथ? न्यूरोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजी के साथ। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी की वजह से नहीं आ रहे होते हैं। फैक्टिशियस डिसऑर्डर विद न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कन्वर्जेंट डिसऑर्डर किस चीज की वजह से? बाय डिसेप्टिव फॉल्सिफिकेशन ऑफ सिम्पटम। डिसेप्टिव जो गलत तरीके से जो प्रेजेंटेशन होती है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की, उसके बेस पे हम जाके क्या करते हैं? वो डिफरेंशिएट करते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो डिलिब्रेट फिजिकल सेल्फ हार्म है इन द एब्सेंस ऑफ सुसाइडल इंटेंशन, वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर रिक्वायर्स द इंडक्शन ऑफ इंजरी अकर इन एसोसिएशन विद डिसेप्शन। ठीक है, फैक्टिशियस डिसऑर्डर को हम उसी लिहाज से लाइक इनमें इसमें भी जो है ना इंडक्शन ऑफ इंजरी होती है, लेकिन वो इंजरी किस चीज के साथ वो होती है? एसोसिएट होती है डिसेप्शन के साथ। मेडिकल कंडीशन और मेंटल डिसऑर्डर नॉट एसोसिएटेड विद इंटेंशनल symptom classification. Presentation of signs and symptoms of illness that do not conform to an identifiable medical condition or mental disorder increases the likelihood of the presence of a factitious disorder. अगर presence of signs, presentation of signs and symptoms illness की है जो कि conform नहीं हो रहे आइडेंटिफाइबल मेडिकल कंडीशन के साथ या मेंटल डिसऑर्डर के साथ, तो वो लाइवलीहुड इंक्रीज करती है किस चीज के? फैक्टिशियस डिसऑर्डर की। ठीक है, जाहिर बात है अगर एक डिसऑर्डर के साथ क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो रहा और बार बार वो उस अलामात के साथ आ रहे हैं, तो दैट्स मीन वो फैक्टिशियस डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट कर रहा है। हाउएवर जो डायग्नोसिस ऑफ फैक्टिशियस डिसऑर्डर है उसका कतईन ये मतलब नहीं है कि हम जाके एक्सक्लूड करें प्रेजेंस ऑफ ट्रू मेडिकल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर का। ठीक है, एज कोमॉर्बिड इलनेस ऑफन अकर्स, कोमॉर्बिडिटी जो कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स है वो ऑफन अकर्स हो सकते हैं इंडिविजुअल में along with factitious disorder. For example, individual who might manipulate blood sugar levels to reduce symptoms may also have diabetes. कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल को, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उसकी ब्लड लेवल हाई हो या कम हो ब्लड शुगर लेवल। तो अब क्या होता है डायबिटीज़ के साथ साथ उनके वो सिम्टम्स भी जाके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे फैक्टिशियस डिसऑर्डर के और आपके जो सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का पूरा चैप्टर। होपफुली इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोग को समझ भी आई होगी और इस तरह के लोग आपको ज़्यादातर मेडिकल डॉक्टर्स की क्लिनिक में मिलेंगे एज कम्पेयर टू साइकेट्रिक क्लिनिक। क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, ये हमने एक ही उसमें किया है लिंक में? जी सर। जी सर, एक लिंक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पता नहीं मुझे वो 12 वीक 12 क्लास 1 और वीक 12 क्लास 1 पार्ट 2 जो था, तो उसके मुझे लिंक्स नहीं मिल रहे। मेरे ख्याल में हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी,
क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग की जो है ना यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो शायद मैं अपलोड ना करूँ, क्योंकि वो क्लास तो हमने ली थी वो पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया वाला, लेकिन उसकी जो है ना मुझे रिकॉर्डिंग की जो है ना वो कॉपी नहीं मिल रही लैपटॉप में। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ग्रुप में या इंडिविजुअल मैसेज में जो है ना पूछा करे उसके रिलेटेड, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सर्च की है लेकिन मुझे ना तो रिसाइकल बिन में मिल रहा है और ना जहाँ पे ये स्टोर हो रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है सर। आप लोग के शायद मंडे से यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है।